हमेशा की तरह मैं डॉक्टर सचिन चित्तावर आपके समक्ष एक नया विषय लेकर उपस्थित हुआ हूं। आप लोगों का उत्साह, आप लोगों ने प्रश्न पूछे, आप लोगों ने उत्साह दिखाया, इसलिए हमारा जोश बढ़ा और नई नई बातें करके मुझे भी काफ़ी कुछ पढ़ने का मौका मिलता है और पूरे डिटेल में एक तरह से शोध करके मैं आपके समक्ष उपस्थित होता हूं। तो आज का विषय जो हमने चुना है बात करने के लिए वो बड़ा ज्वलंत विषय है, जिसके बारे में लोग आए दिन बात करते रहते हैं कि डॉक्टर साहब वैक्सीन लगाएं कि नहीं लगाएं। मधुमेह के रोगियों में भी बहुत कॉमन प्रश्न है। 60 साल के कल ही एक दंपति आए, 60 साल से ऊपर थे। उन्होंने पूछा, डॉक्टर साहब आपको अब वैक्सीन लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए। तो मेरा सबसे पहला प्रश्न था, आपने वैक्सीन क्यों नहीं लगाया? आप तो सबसे पहले वो लोग थे जिनको वैक्सीन लगाने के लिए सरकार ने निर्देश दिए थे। तो वैक्सीन के मामले में इतनी सारी भ्रांतियां हैं, इतने सारे विचार हैं कि कहीं ना कहीं लोग इसमें भ्रमित हो जाते हैं। और जैसा मैंने उदाहरण दिया ना कि 60 साल के भी दंपति अभी तक वैक्सीन नहीं लगाया, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई बात ऐसी है जो हम जनता तक पहुंचा नहीं पा रहे। इसलिए मैंने सोचा क्यों ना इसी विषय पर चर्चा किया जाए। और 21 जून से मध्य प्रदेश सरकार भी वैक्सीन का महा कैंपेन कर रही है, तो सारी चीज़ें सोने पे सुहागे जैसे हो गया है। सबसे पहले वैक्सीन का विरोध क्यों है? दर्शकों, ऐसा है कि 100 से ऊपर वेबसाइट्स हैं इंटरनेट पे जो कि एंटी वैक्सर्स की वेबसाइट है। ये एक ऐसी कम्युनिटी है जो ये चाहती है कि वैक्सीन के खिलाफ बातें बहुत ज़्यादा प्रबल हों और लोग वैक्सीन ना लगाएं। नाना प्रकार की बातें होती हैं, बड़े बड़े साइंटिस्ट को इन्वॉल्व किया, अलग अलग दौर पे बातें आई, पर एक सिद्ध बात दुनिया ने अभी तक समझा है। दुनिया ने समझे का मतलब है कि जो आपके वैज्ञानिक हैं, जो आपके शोध करने वाले लोग हैं, वो आपको ये बता रहे हैं कि कोविड से बचने का एक ही तरीका है, वो है मास वैक्सीनेशन। आपके देश के सारे लोगों को वैक्सीन लगाइए, जिससे एक दीवार खड़ी होगी हर्ड इम्यूनिटी की, और इससे हम भविष्य में इस बीमारी से मुक्त हो पाएंगे। तो 16 जनवरी आप देखा जाए तो एक ऐतिहासिक दिन है, जिस दिन हिंदुस्तान ने दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम चालू किया। और मुझे गर्व है इस बात का कि हम पूरे विश्व में कुछ देशों में हैं जिनके पास स्वयं की वैक्सीन्स हैं। आज सबसे ज़्यादा बात देखा जाए तो हमारे पास 3 वैक्सीन्स हैं। 2-3 वैक्सीन्स अभी आने वाली हैं। एक है कोविशील्ड, एक है कोवैक्सिन और तीसरी वैक्सीन है स्पुतनिक। 3 वैक्सीन हमारे पास मार्केट में उपलब्ध हैं। सरकार सबको फ्री ऑफ कॉस्ट लगा रही है और इतनी अच्छी व्यवस्था कर रखी है कि जिसको लगता है कि वो प्राइवेट में जाके लगवाना चाहता है, वहाँ के लिए भी व्यवस्था है। और दुनिया में सबसे सस्ता वैक्सीन हिंदुस्तान में उपलब्ध है। तो ये सारी स्थिति बड़ी ही फेवरेबल है और मैं ये कहूँगा कि हमारी उपलब्धि है और हमें गर्व होना चाहिए एक हिंदुस्तानी होने का, क्योंकि हमारे साइंटिस्ट ने, हमारे डॉक्टर्स ने और हमारे शासन प्रशासन ने इस तरह की सुविधा हमारे यहाँ उपलब्ध कराई है। झिझक क्यों है? क्यों ऐसी बात आती है? क्योंकि सबसे पहले वैक्सीन के फेवर में बात करने से पहले मैं झिझक के बारे में बात करूंगा। ऐसा क्या है कि जो लोगों के मन में ये प्रश्न हमेशा उमड़ता घुमड़ता रहता है कि वैक्सीन लगाऊं कि नहीं लगाऊं? मैं तो डॉक्टर साहब से पूछ के ही वैक्सीन लगाऊंगा या मैं किसी और से सलाह लूंगा। कहीं ना कहीं लोगों के मन में ये बात आती है कि शोध कम हुए हैं, बहुत जल्दी जल्दी वैक्सीन आ गई और जल्दी जल्दी अप्रूव हो गई। तो दर्शकों, ऐसा नहीं है। कोविड के लिए वैक्सीन बनाने की प्रक्रिया में 184 वैक्सीन पूरी दुनिया में बन रही थी। उन 184 वैक्सीन्स में केवल 13 वैक्सीन्स को ही अभी तक मान्यता मिली है, अभी तक अनुमति मिली है, इमरजेंसी वाली अनुमति मिली है कि आप वैक्सीन लगा सकते हैं। तो ये भी एक पैमाना है जो दिखाता है कि किस प्रकार का टाइट शेड्यूल बना हुआ है, किस प्रकार की सख्त निगरानी है और सभी वैक्सीन्स को अप्रूवल नहीं मिला। दूसरी बात, वैज्ञानिक प्रक्रियाओं को तेज किया गया, फास्ट किया गया, क्योंकि ऐसी परिस्थिति हमने कभी देखी नहीं थी। ना आपके दादा परदादा ने देखी थी, ना हमने देखी थी। जो ये आज परिस्थिति है, ये जीवन से बड़ी परिस्थिति है, अभूतपूर्व परिस्थिति है। इसलिए इसमें जो निर्णय लिया गया, बिल्कुल सही निर्णय लिया गया और सही टाइम पे ये वैक्सीन हमारे बीच में आई है।
वैक्सीन के प्रकार में जैसे मैंने आपको बताया, कोवैक्सीन है जो कि हमारी इंडिया के भारत सीरम ने बनाई है, और ICMR और भारत सीरम का गठजोड़ है। कोवैक्सीन एक लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन है और इसकी एफिकेसी भी 81% है। दूसरी एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन है कोविशील्ड, उनके साथ भारत सीरम का अनुबंध है, तो यह वैक्सीन भी हिंदुस्तान दुनिया में सबसे ज़्यादा बना रहा है और इस वैक्सीन की भी एफिकेसी लगभग 62% है। और स्पुतनिक जो एक रशियन वैक्सीन है जो इसका उत्पादन भारत में चालू हो गया है, उसका एफिकेसी लगभग 91% है। बहुत से लोग ये कहेंगे कि लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन में तो चाइना की भी वैक्सीन है साइनोवैक, जिसके बारे में नाना प्रकार की बातें आ रही हैं कि उनको लगाने के बाद कोविड हो गया, फेलियर रेट भी 50% है। तो हमारी भारत की कोवैक्सीन कैसे अलग है? सबसे पहले मैं, क्योंकि मुझे बड़ा गर्व होता है कि हमारे भारत में एक वैक्सीन बनी, वो भी कोवैक्सीन बनी, और उसमें वो किस प्रकार से चाइना की वैक्सीन से बेहतर है। तो हालांकि मुझे बहुत सारी बातें करनी है, पर फिर भी मैं इसको महत्व से बताना चाहूँगा कि हमारे ICMR के डॉक्टर्स, हमारे शोधकर्ताओं और भारत सीरम के लोगों ने कोवैक्सीन में विशेष प्रकार के लाइव एटेन्यूएटेड वायरस के अलावा विशेष प्रकार की परिस्थितियां निर्मित करी हैं, जो कि सेल इम्यूनिटी, जैसे टोल रिसेप्टर्स कहते हैं। इसमें केवल नाम ही याद रखिए, टोल रिसेप्टर 7-8 के प्रति खास तौर पे ऐसी बातें डाली हैं कि वो अब वायरस के अलावा भी इन चीज़ों में फ़र्क लाती है और असर ज़्यादा करती है। दूसरी बात यह रहती है कि लाइव एटेन्यूएटेड वायरस वो हमारे खून में आ जाए, सिस्टम में आ जाए तो कोई परेशानी हो, हालांकि वो लाइव एटेन्यूएटेड है, उसमें किसी भी प्रकार से एक्टिव होने की संभावना नहीं है, फिर भी उन्होंने एक कंपाउंड डाला, इमिडाज़ोलिनोलिन। बेसिकली ये कंपाउंड क्या है? ये कंपाउंड ये करता है दर्शकों कि ये जो आप वैक्सीन लेते हैं ना, तो ये आपके लिम्फेटिक सिस्टम से ही निकल जाता है, ये आपके खून में नहीं आता, और इम्यूनिटी को भरपूर टाइम देता है, जिससे आपके उसमें अच्छे एंटीबॉडीज बनते हैं और हर प्रकार की चीज़ों से बचाव होता है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी उपलब्धि है भारत सीरम की और भारत सरकार की, ICMR की, इसलिए मुझे लगा कि इसके सबसे पहले मुझे यही बताना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले तो गर्व अपने देश पे होना चाहिए। बहुत से लोगों ने इस तरह की बातें होती हैं कि नाना प्रकार की वैक्सीन के बारे में हो गया, क्या एक वैक्सीन की लगा ली हमने, क्या दूसरी लगा सकते हैं क्या, इस तरह के भी प्रश्न बहुत आते हैं। तो इन सब के बारे में भी मैं उत्तर दूंगा, और एक वैक्सीन से दूसरे वैक्सीन के बीच में कितनी दूरी रखनी चाहिए दिनों में, जिससे अपन बराबर लगा सकें। सबसे पहले वैक्सीन लगाने से पहले लोगों का ये कहना है कि डॉक्टर साहब हम वैक्सीन लगा सकते हैं कि नहीं। इसका मतलब है कि क्या वो बातें हैं जिन लोगों को वैक्सीन नहीं लगाना चाहिए। तो एब्सोल्युटली क्या बातें हैं, एब्सोल्यूट कंट्राइंडिकेशंस हम लोग बोलते हैं कि वो परिस्थितियां, विशेष परिस्थितियां जहां वैक्सीन नहीं लगाना है, तो वो बिल्कुल नगण्य है। ऐसे कुछ लोग जिनको वैक्सीन के कॉन्स्टिट्यूएंट से, वैक्सीन में जो केमिकल्स हैं उससे एलर्जी है, उनको हिस्ट्री है कि उनके कुछ भी एक विशेष प्रकार की दवा लेते हैं, जैसे पेनिसिलिन में होता था ना, वैसा अचानक से सांस फूलने लगती है, जबान फूल जाती है, सांस रुकने लगती है, तो इसको टाइप 4 एलर्जिक रिएक्शन कहते हैं। ऐसे मरीज जिनको टाइप 4 एलर्जिक रिएक्शन की संभावना है, वहां पे हमें रुकने की आवश्यकता है। इसके बाद वैक्सीन से संबंधित सारी बातें, अवधारणाएं हैं। मान लीजिए कोई महिला गर्भवती है, कोई महिला अपने बच्चे को, नवजात शिशु को दूध पिला रही है, तो ऐसी परिस्थिति में हालांकि शोधों में अभी तक कोई त्रुटि नहीं पाई गई, किसी प्रकार का नुकसान नहीं देखा गया, पर क्योंकि अभी शोध कम है, तो इसलिए ऐसे केसेस में थोड़ा सा आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी बहुत ज़्यादा क्लियर इंस्ट्रक्शंस नहीं दिए हैं। बाकी सारी परिस्थितियों में वैक्सीन का डोज लेना बहुत ज़रूरी है, और किन परिस्थितियों में वैक्सीन के लिए थोड़ा रुकना चाहिए। क्योंकि क्या है कि अभी जैसे मैंने उत्तर दिया आपको कि वैक्सीन के लिए बहुत से लोग राह देख रहे हैं कि हम अपने डॉक्टर से पूछेंगे, लॉकडाउन खत्म हो जाएगा, हम अपने ब्रदर से पूछेंगे, या हमें किसी अपने रिश्तेदारों मित्रों से डिस्कशन करेंगे, तब वैक्सीन लगाएंगे। बिल्कुल भी राह देखने की आवश्यकता नहीं है। वैक्सीन के लिए मैं ये कहूँगा कि जब भी मिले, जहाँ भी मिले, जो भी वैक्सीन मिले, कोविशील्ड मिले या कोवैक्सीन मिले या स्पुतनिक मिले, ज़रूर लगाइए, उनके निर्देशों का पालन करिए और सही समय पर लगवाइए। पर ऐसी कौन सी परिस्थिति है जहां पे हमें वैक्सीन लगवाने के लिए कुछ दिन रुकना चाहिए? सब लोग तो जबरदस्ती रुक गए, पर कुछ विशेष परिस्थिति है जहां पे हमें रुकना चाहिए। अगर आपको अभी अभी कोविड का इन्फेक्शन हुआ है, तो इन्फेक्शन से ठीक हो जाने के बाद, अस्पताल से छुट्टी होने के बाद
कम से कम 3 महीने आपको रोकना पड़ेगा। 3 महीने के बाद ही आप वैक्सीन लगवाइए। ऐसे निर्देश भारत सरकार के बिल्कुल स्पष्ट हैं और बिल्कुल सही हैं। ऐसे मरीज जिनको कोई गंभीर बीमारी है और वो अस्पताल में भर्ती हैं, आईसीयू भले आईसीयू में नहीं है पर गंभीर अवस्था में अस्पताल में भर्ती हैं, उनको अभी वैक्सीन नहीं लगानी है। ठीक हो जाने के कम से कम 4 से 6 हफ्ते के बाद लगानी है। जिनको ऐसे मरीज, कई बार क्या होता है कि हमें कुत्ते ने काट लिया, हमने रेबीज का वैक्सीन लगा लिया, रेबीज के वैक्सीन को 15 दिन नहीं हुए हैं और अभी समय आ गया, हमारा स्लॉट में आ गया, बुलावा आ गया कि भाई कोविड की वैक्सीन के लिए आइए। तो इन मरीजों को 15 दिन रुकने के बाद, 2 हफ्ते रुकने के बाद ही कोविड का वैक्सीन लगाना है। तो अगर किसी प्रकार का अन्य कोई भी वैक्सीन लगा है, किसी को इन्फ्लुएंजा का, किसी को फ्लू का, किसी को न्यूमोकोकल वैक्सीन, क्या बच्चों को भी वैक्सीन अलग अलग प्रकार के, आगे बच्चों के लिए अभी अप्रूवल आया नहीं है पर वो शीघ्र आएगा। तो वो 2 अलग अलग वैक्सीन हैं, तो एक वैक्सीन से दूसरे वैक्सीन के बीच में एक कम से कम 15 दिन का अंतर होना चाहिए। मैं 2 कोविड के शॉट्स की बात नहीं कर रहा, मैं 2 अलग अलग प्रकार के, अलग अलग बीमारियों में दिए जाने वाले वैक्सीन की बात कर रहा हूं। तो ये विशेष परिस्थितियां हैं। तो 3 ही परिस्थिति खास तौर पे है। अगर आपको कोविड हुआ है तो 3 महीना रुकिए, अगर आप सीरियसली इल है तो कम से कम 2 हफ्ते रुकिए ठीक हो जाने के बाद, और अगर आपको किसी अन्य प्रकार का वैक्सीन लगा है तो भी 2 हफ्ते रुकिए, उसी के बाद आप कोविड का वैक्सीन लगवा सकते हैं। ऐसी कौन सी परिस्थिति है जहां पे सावधानी बरतने की जरूरत है? क्योंकि मरीज आता है, डॉक्टर साहब मुझे ब्लड प्रेशर है, मैं खून पतला करने की गोली खा रहा हूं, मैं बीपी की गोली खा रहा हूं, मुझे एंटीबायोटिक्स चल रही हैं, मुझे स्टेरॉइड चल रहा है, मुझे वैक्सीन लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए? ये बहुत बड़ी दुविधा है मरीज के मन में। तो किसी भी प्रकार की ब्लीडिंग डिसऑर्डर हो, जहाँ खून बहने की स्थिति हो, वहाँ पे हमें सावधानी बरतनी चाहिए। वहाँ पे अगर किसी प्रकार की खून पतला करने की दवा चल रही है, तब हम देखते हैं एक आईएनआर की जांच होती है। तो आईएनआर की जांच करवाएंगे, वो 3 के अंदर आएगी तो आप जरूर वैक्सीन लगवाइए। और उससे आगे की परिस्थिति रहती है, 3 से ऊपर रहता है, तो आप अपने डॉक्टर से मिलिए, वो आपकी वो डोजेस कम करेंगे और फिर आपको वैक्सीन के लिए तैयार करेंगे। तो ऐसे तो करोड़ों में 1 आध आदमी है, बाकी सब जबरदस्ती घबरा रहे हैं, वैक्सीन लगाना ही चाहिए उनको। तो ये सब चीज़ें हैं। तो फिर बात आती है कि भाई इतनी वैक्सीन लगाने के बारे में डॉक्टर साहब आप बोल रहे हैं, पर साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में भी बड़ी चर्चा है, बहुत लोग नाना प्रकार की बातें करते हैं। देखिए अभी तक वैक्सीन, मैं ये कहूँगा कि हमें तो आंकड़ों पे विश्वास करना चाहिए। हिंदुस्तान में अभी 20 करोड़ से ऊपर के लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। 20 करोड़ बहुत बड़ा नंबर होता है। अगर किसी भी प्रकार की कोई बात, जटिलता होती तो अभी तक सबके सामने उभर कर आ जाती। तो ये सबसे बड़ा एक स्ट्रांग पॉइंट है कि हमें वैक्सीन लगाने में झिझकना नहीं चाहिए, क्योंकि 20 करोड़ से ऊपर के लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। वैक्सीन लगाने पे क्या होता है? जैसे मैंने वैक्सीन लगाया था तो मुझे क्या हुआ, चलिए सबसे पहले अपना स्वयं का अनुभव बताता हूँ। तो मुझे वैक्सीन लगाए हुए अब कम से कम 3-4 महीने हो गए। सबसे 20 जनवरी को लगा था मुझे वैक्सीन, क्योंकि हम लोग फ्रंटलाइन वर्कर्स थे, तो वैक्सीन जल्दी लगा, सौभाग्य था हमारा, और दूसरा डोज भी फरवरी में लग गया। तो मुझे वैक्सीन लगाने के बाद पहले इस पे लगा, फिर इधर लगा। तो वैक्सीन लगाने के बाद मुझे 2-3 दिनों तक आसपास थोड़े से दर्द महसूस हुआ, पर ऐसा कोई खतरनाक दर्द नहीं था कि मुझे कोई बहुत तकलीफ हो रही हो, परेशानी हो रही हो। पर हाँ, थोड़ा सा हाथ मूव करते थे तो दर्द होता था। मेरे मित्र को क्या हुआ, बहुत से मित्रों को, कुछ लोगों को फ्लू जैसा इन्फेक्शन हो गया, थोड़ा सा बुखार जैसा आया, सर्दी खांसी जैसा लगा, पर वो पैरास्टामोल की गोली से बिल्कुल ठीक हो गया। कुछ मित्रों में सर दर्द होने लगा, उनको 2-3 दिनों तक सर दर्द हुआ, परेशान रहे, और उन्होंने, उस समय तो हमको शुरुआती दौर में मालूम भी नहीं था कि इससे सर दर्द भी हो सकता है। तो कुछ लोगों में सर दर्द की ये से बिल्कुल माइल्ड सिम्टम्स हैं और रूटीन दवाइयाँ लेते हैं तो ये बिल्कुल ठीक हो जाता है। तो ये सब चीज़ें जो हैं, कुछ लोगों को थोड़ा सा ये होता है कि यहाँ पे सूजन ज़्यादा बढ़ जाती है, लोकल थोड़ा सा एब्सेस जैसा बन जाता है। ये तो कभी भी कोई भी इंजेक्शन लगाएंगे तो लाखों में एक साथ को साइड इफेक्ट आता है, पर ये वैक्सीन की वजह से नहीं है, तो इंजेक्शन के साइड इफेक्ट है। तो इस तरह से समझिए, तो किसी भी तरह से कोई जानलेवा स्थिति के बारे में रिपोर्ट नहीं आई है। परिस्थिति के हिसाब से कोई ऐसी विशेष बीमारी उसी समय हो गई और उसको हमने वैक्सीन से जोड़ दिया, ऐसा बहुत बहुतायत में हो रहा है। पर जान बचाने के लिए हमें वैक्सीन की आवश्यकता है। मेरे डायबिटीज़ के मरीज पूछते हैं, डॉक्टर साहब वैक्सीन लगा लें क्या? तो मैं उनको यही कहता हूँ, जीवित रहेंगे तभी मैं डायबिटीज़ का इलाज कर पाऊँगा।
तो जीवित रहना सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। कभी कभार सख्त शब्दों में भी हमें बोलना पड़ता है। तो ऐसी क्या खास परिस्थितियां हैं जहां पे हमें डर लग रहा है कि वैक्सीन लगाएं कि नहीं? तो गर्भावस्था के दौरान अभी बहुत ज़्यादा स्पष्ट गाइडलाइन नहीं है, पर बहुत सारे ऐसे ऑब्जर्वेशंस हैं, जैसे देखा गया है कि इससे कोई प्रेगनेंसी में और बच्चे को कोई परेशानी नहीं होती। जल्द ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शायद इस बारे में और ज़्यादा स्पष्ट निर्देश देगी। वैसे ही जब आप बच्चे को दूध पिला रहे हैं तो उस दौरान भी थोड़ा सा संभल कर हमें अपने विशेषज्ञ की सलाह लेनी चाहिए। अदरवाइज सारी परिस्थितियों में सलाह लेने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोगों को कुछ विशेष प्रकार की चीज़ों से, खाद्य पदार्थों से एलर्जी होती है, तो वो आकर पूछते हैं, सर मैं तो एलर्जिक हूँ, क्या वैक्सीन लगाऊं कि नहीं लगाऊं? देखिए, मैंने आपको सबसे पहले बताया, एनाफिलैक्टिक रिएक्शन वाले पेशेंट्स वैक्सीन ना लगाएं, वो डॉक्टर की सलाह में और विशेष परिस्थितियों में विशेष सुविधाओं के साथ लगाएं। फूड एलर्जी वालों को डरने की जरूरत नहीं है, आपको बिल्कुल वैक्सीन लगाना चाहिए। कुछ लोगों को प्लाज्मा थेरेपी मिला है, तो प्लाज्मा थेरेपी जिनको भी मिला है कोविड के दौरान, उनको भी सरकार ने बड़े क्लियर इंस्ट्रक्शन दिए कि आप 3 महीने रुकिए, 90 दिन रुकिए, उसके बाद वैक्सीन लगवाइए। सीवियर बीमारी में तो मैंने आपको बताई है। मधुमेह के बारे में तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि सर मेरी शुगर 300 है, वैक्सीन लगाऊं कि नहीं? सर मेरी शुगर 400 आ रही है, 50 हो रही है, हाइपोग्लाइसीमिया हो रहा है, वैक्सीन लगाऊं कि नहीं? आप डॉक्टर की सलाह में रहिए। पूछने के लिए बिल्कुल भी समय ना खराब करें। जहां भी मिले, जैसे भी मिले, जो भी वैक्सीन मिले, 3 ही वैक्सीन उपलब्ध है, तीनों की तीनों मधुमेह के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। आप तीनों में से कोई भी वैक्सीन जैसी उपलब्धता है उसके हिसाब से बिना देरी किए लगाएं, क्योंकि आपका मधुमेह मैं तभी कंट्रोल कर पाऊंगा जब आप स्वस्थ रहेंगे, जब आप हमें इसलिए जीवन को प्राथमिकता देनी चाहिए। तो मेरी नज़र में मधुमेह में ऐसी कोई भी परिस्थिति नहीं है जहां पे आपको वैक्सीन नहीं लगाना है। बिल्कुल भी आप वैक्सीन लगाइए। आपको लगता है कि मेरी शुगर ज़्यादा चल रही है, वैक्सीन लगाने के बाद डॉक्टर के पास आ जाइए। तो ये बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए, क्योंकि वैक्सीन ही जान बचाएगी। कुछ लोग सर्जरी प्लान कर रहे हैं, मान लीजिए हर्निया हो गया, हर्निया का ऑपरेशन कराना है। कुछ महिलाएं बच्चादानी की सर्जरी के लिए राह देख रही हैं, फिर उनको लगता है कि वैक्सीन लगाएं न लगाएं। तो सबसे पहली प्राथमिकता वैक्सीन को दीजिए। जब तक, या तो फिर अगर स्थिति ऐसी है कि ऑपरेशन जानलेवा स्थिति है और ऑपरेशन कराना है, तो पहले ऑपरेशन होगा। अगर जानलेवा स्थिति नहीं है, इलेक्टिव सर्जरी की बात है, तब आप पहले वैक्सीन लगाइए, 14 दिन रुकिए, उसके बाद ऑपरेशन होगा। पर इमरजेंसी में हमें परिस्थिति के अनुरूप निर्णय लेना होगा। जहां हमें लगता है कि सर्जरी बहुत ज़रूरी है, तो पहले सर्जरी होगी, उसके बाद ठीक हो जाने के बाद वैक्सीनेशन होगा। पर रूटीन सर्जरी, 100 में से 90 सर्जरी रूटीन सर्जरी, इलेक्टिव सर्जरी होती है। तो इलेक्टिव सर्जरी में आपको पहले वैक्सीन लगाना है, उसके 2 हफ्ते के बाद ही ऑपरेशन करवाना है। बहुत से लोग बोलते हैं कि डॉक्टर साहब मैं तो एस्पिरिन की गोली खा रहा हूँ, एक क्लोपिडोग्रेल की गोली खा रहा हूँ, मुझे हृदय रोग हुआ था, पिछले साल ही मुझे दिल का दौरा पड़ा था और ये खून पतला करने की दवा चल रही है, क्या मैं वैक्सीन लगा सकता हूँ? निसंकोच, बिना किसी झिझक के वैक्सीन लगवाइए। ये बिल्कुल भी कारण आपके लिए किसी भी प्रकार से ये कारण नहीं बनते जिससे आप वैक्सीन ना लगवाएं। अब बात आती है कि कुछ लोगों को स्टेरॉइड चल रहा है, जैसे कोविड के दौरान स्टेरॉइड चलता है ना, वैसे ही कई अन्य बीमारियों में भी स्टेरॉइड चलता है। कई बार स्टेरॉइड 40 मिलीग्राम, 50 मिलीग्राम, 60 मिलीग्राम, कई ऐसी ऑटो इम्यून बीमारियां होती हैं, वहाँ चलता है। तो उनके लिए सलाह यह है कि आप अपने डॉक्टर से मिलिए, धीरे धीरे डोज 7.5 मिलीग्राम वाइसोलोन या प्रेडनिसोलोन नाम की दवा ले रहे हैं, तो 7.5 मिलीग्राम या अन्य स्टेरॉइड इसके इक्विवेलेंट डोज पे आने चाहिए, कम डोज में आने चाहिए। उसके 1 हफ्ते के बाद आप वैक्सीन लगवा सकते हैं। तो आप देखिए, मैंने कितनी सारी चीज़ों के बारे में आपको बता रहा हूँ, पर ना लगवाने की परिस्थिति कहीं आ ही नहीं रही। अगर कहीं कुछ थोड़ी रुकावटें हैं भी, तो वो इतनी जटिल रुकावटें नहीं हैं कि हमको सोचने की ज़रूरत है। बहुत से लोगों को क्या होता है कि हर्पीस हो जाता है या कुछ वायरल बीमारी हो जाती है, वायरल मेनिंजाइटिस है, एसाइक्लोविर की थेरेपी ले रहे हैं, तो ऐसे मरीज को थोड़े दिन रुक जाना चाहिए। गठिया के मरीज को क्या करना चाहिए? मेरे जोड़ों में दर्द है, मैं बहुत सारी दवाइयाँ खा रहा हूँ, ऐसी परिस्थिति में मुझे क्या करना चाहिए? तो गठिया के मरीज में 2 प्रकार की दवाई, एक तो स्टेरॉइड, दूसरा मीथोट्रेक्सेट। इन 2 प्रकार की दवा जो मरीज ले रहे हैं वो अपने डॉक्टर से डोज कम करवाएं। मीथोट्रेक्सेट की गोली 1 से 2 हफ्ता वैक्सीन लगाने से पहले छोड़ दें, उसके बाद दोबारा चालू करें,
क्योंकि बात मैं छोड़ने की कर रहा हूं, इसीलिए यहां मैं आपको जरूर बोलूंगा कि आपके गठिया रोग विशेषज्ञ या भी जो भी चिकित्सक आपके गठिया का इलाज कर रहे हैं, एक बार उनसे पूछ लीजिए। पर बाकी सभी परिस्थितियों में पूछने की आवश्यकता भी नहीं है। अगर आप दूसरी गठिया की अन्य गोलियां खा रहे हैं तो उससे कोई परेशानी नहीं है। मिर्गी के मरीज भाई कई बार होता है कि डॉक्टर साहब मुझे मिर्गी है, मैं मिर्गी की दवा खाता हूं, क्या वैक्सीन लगाने से मिर्गी के अटैक्स बढ़ जाएंगे? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, किसी भी शोध में ऐसा नहीं आया है। इसलिए मिर्गी की भी मरीज जब भी मिले, जहां भी मिले, जो भी वैक्सीन मिले, समय रहते लगवाइए, क्योंकि हमें एंटीबॉडीज बनने में भी कम से कम 3 हफ्ते लगेंगे और इस दौरान कहीं अपन एक्सपोज हो गए तो कोविड हो सकता है। सर दर्द के लिए जैसे हमने बात किया था कि कोविड ये वैक्सीन लगाने के बाद सर दर्द हो रहा है, वैसे ही माइग्रेन की भी बीमारी बहुत लोगों को होती है, जिनको लगातार सर दर्द बीच बीच में गाहे बगाहे किसी न किसी कारण होता रहता है। तो माइग्रेन के मरीजों को भी ये संशय हो जाता है कि वैक्सीन लगाएंगे तो माइग्रेन बढ़ जाएगा, पर अभी तक जितने भी मरीज देखे गए हैं इसका प्रतिशत बहुत कम है। तो माइग्रेन के मरीज को भी बिना सोचे समझे जब भी समय मिले और सही टाइम पे वैक्सीन लगाना चाहिए। किसी भी प्रकार की भ्रामक बातों में नहीं आना चाहिए। कुछ लोगों का बोन मैरो ट्रांसप्लांट होता है, देखा होगा ना आपने, कुछ एप्लास्टिक एनीमियाज होती हैं, कुछ बार कैंसर के इलाज में भी बोन मैरो ट्रांसप्लांट होता है। तो ये विशेष परिस्थितियां होती हैं, यहाँ पे उनको इन सब विधियों के 3-4 हफ्ते के बाद ही सोचना चाहिए कि हमें वैक्सीन लगाना है। कैंसर के मरीजों में भी ये भ्रांति रहती है कि हम तो कैंसर का इलाज ले रहे हैं, कीमोथेरेपी चल रहा है, अब वैक्सीन लगाएं कि नहीं लगाएं। देखिए यहाँ पे आपको क्या होता है कि कई बार इतनी सारी कीमोथेरेपी की दवाइयाँ, अपने मरीजों को सारी दवाइयों के बारे में बहुत जानकारी नहीं होती। तो कीमोथेरेपी में भी ऐसा है कि अगर स्टेरॉइड्स चल रहे हैं तो डेफिनेटली मैंने आपको बताया कि स्टेरॉइड की मात्रा कम होगी, उसके 1-2 हफ्ते के बाद वैक्सीन लगेगा। तो ये परिस्थिति आप अपने डॉक्टर से मिलकर तय कर सकते हैं। अब बात आती है कि डायबिटीज़ में और क्या क्या वैक्सीन ज़रूरी हैं। कोविड का तो बहुत हो गया, हमने काफ़ी स्पष्ट में बात कर ली कि जब मिले, जहाँ मिले, जैसे भी मिले, जो भी वैक्सीन मिले वो ज़रूर लगवाइए। ये एक जुमला की तरह हो गया, पर ये याद होना चाहिए, आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि मेरे डायबिटीज़ के सभी मरीज़ वैक्सीनेटेड हों। प्रॉपरली टाइमली स्पेस्ड करके वैक्सीनेशन करें, उनमें एंटीबॉडीज़ भरपूर बने और जैसे कोविड की बीमारी उनको ना हो। तो डायबिटीज़ के मरीजों में दर्शकों ऐसा है कि बहुत सारी अन्य बीमारियां भी हैं जिसके लिए पूरी दुनिया में एका है। जैसे क्या होता है कि एक न्यूमोकोकल वैक्सीन होता है। न्यूमोकोकल वैक्सीन एक कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया के अगेंस्ट वैक्सीन है। इससे बहुत सारी जटिल बीमारियां हो सकती हैं। प्रायः ये वैक्सीन किनको लगता है? जिनके कॉक्लियर सर्जरी हो रहा है, इम्प्लांट हो रहा है, जिनके ब्रेन में कुछ अपने स्टंट डाला या कुछ और जटिल विधियाँ हुई, या जिनकी उम्र 65 साल से ऊपर है, तो ऐसे मरीजों को हम लोग यूजुअली सलाह देते हैं कि न्यूमोकोकल वैक्सीन लगाइए। पर डायबिटीज़ के मरीजों में प्रायः जिनका शुगर कंट्रोल में नहीं रहता, उनको ये न्यूमोकोकल वैक्सीन ज़रूर लगवाना चाहिए। ये एक ही बार लगेगा, एक बार लगेगा, उसको रिपीट करने की भी विधि बिल्कुल क्लियर रहती है, तो उसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। तो पहला वैक्सीन जो डायबिटीज़ के मरीज को लगाना चाहिए वह है न्यूमोकोकल वैक्सीन। क्योंकि कई बार क्या होता है, कुछ लोगों की तिल्ली निकाल ली जाती है, तिल्ली जिनकी निकल गई उनको भी न्यूमोकोकल वैक्सीन लगाना चाहिए। किसी प्रकार की ब्रेन सर्जरी हो रही है उससे पहले भी हम न्यूमोकोकल वैक्सीन लगाते हैं। या कोई एल्डरली लोग हैं जिनकी 65 साल से ज़्यादा उम्र है, उनके लिए भी न्यूमोकोकल वैक्सीन जान बचाने वाली होती है। न्यूमोकोकल वैक्सीन के भी 2-3 प्रकार उपलब्ध हैं और काफ़ी अच्छे वैक्सीन्स हैं जिनसे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। दूसरा क्या वैक्सीन लगाना चाहिए? देखिए, हर साल फ्लू आता है। इस साल तो ठीक है, कोरोना आ गया तो बहुत सारे फ्लू का महत्व ही घट गया, वो फैशन के बाहर हो गए, उनके बारे में चर्चा ही नहीं हो रही है, पर फ्लू तो आ रहा है। तो जैसे इन्फ्लुएंजा वैक्सीन एक ऐसी वैक्सीन है जो मेरा ये मानना है कि डायबिटीज़ के मरीज को हर साल लगवानी चाहिए। अब मरीज पूछेगा, डॉक्टर साहब मैंने अभी कोविड की वैक्सीन लगाई है, तो ये इन्फ्लुएंजा का वैक्सीन कब लगाऊं या न्यूमोकोकल वैक्सीन कब लगाऊं? क्या ये एक साथ में लगा सकते हैं? नहीं। अगर अभी आपको कोविड का वैक्सीन लगा है तो कम से कम आपको 2 हफ्ता रुकना पड़ेगा। फिर अगर आपने इन्फ्लुएंजा वैक्सीन लगाया तो उसके भी 2 हफ्ते के बाद ही आप न्यूमोकोकल वैक्सीन लगा पाएंगे। बहुत से मरीजों में ये भी रहता है कि एक तीसरा वैक्सीन जो डायबिटीज़ के लिए बहुत ज़रूरी है वो है हेपेटाइटिस बी वैक्सीन। क्योंकि हेपेटाइटिस बी एक प्रकार की वायरल बीमारी है जिससे लीवर खराब हो जाता है, कई बार कैंसर और सरोसिस जैसी जटिल बीमारी हो जाती है। तो डायबिटीज़ के मरीज में आपके डॉक्टर को दिखाएं, वो आपकी हिस्ट्री लेंगे, वो आपकी बाकी डिटेल एनालिसिस करेंगे, उसके बाद ही वो हेपेटाइटिस बी का इंजेक्शन लगवाएंगे।
तो हेपेटाइटिस बी का इंजेक्शन भी उसका एक रूटीन प्रोटोकॉल होता है और हर 5 से 10 साल में वो एंटीबॉडी लेवल देखते हैं, उसके आधार पे वो बूस्टर डोज भी तय करते हैं। कई बार दर्शकों आपने देखा होगा हमारे डायबिटिक पेशेंट्स भी और नॉन डायबिटिक पेशेंट भी, उनको ऐसे पानी भरे हुए लाल लाल निशान हो जाते हैं शरीर पे, छाती पे, कई बार चेहरे पे, जिसको हम लोग कहते हैं शिंजल्स इंग्लिश में, और हिंदी में उसको वो क्या लोग बोलते हैं कि नागिन हो गई, बहुत जलन हो रही है। ये हर्पिस जोस्टर का इन्फेक्शन है। क्या होता है, बचपन में जो छोटी माता होती है ना, बड़ी माता तो आजकल होती नहीं, पर छोटी माता जब होती है तो वो वायरस, जो हर्पिस का वायरस नसों में रह जाता है, जब भी आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है तो वो उभर कर इसी तरह से आता है और बड़ा पेनफुल होता है। जिनको भी होता है उनका उठना बैठना सोना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे मरीजों, ऐसी बीमारी से बचने के लिए भी डायबिटीज़ के मरीज को हर्पिस जोस्टर का वैक्सीन लगाना चाहिए। तो बात आ गई डायबिटीज़ में 4 अन्य मैंने और वैक्सीन बता दिए। एक मैंने आपको न्यूमोकोकल वैक्सीन बताया, दूसरा इन्फ्लुएंजा का वैक्सीन बताया, तीसरा हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन बताया, और चौथा आपको शिंजल्स के अगेंस्ट वैक्सीन बताया, जो कि हर्पिस जोस्टर का वैक्सीन। तो ये वैक्सीन भी डायबिटीज़ के मरीज को परिस्थिति को देखते हुए अपने डॉक्टर की सलाह में ज़रूर लगाना चाहिए, क्योंकि वैक्सीनेशन से नुकसान नहीं होता। कई बार बात आ रही होगी, कई जगह आपने पढ़ा होगा कि एंटीबॉडी एनहांसमेंट सिंड्रोम, एक जो लोग बड़ा घबरा रहे हैं, कई बार पेपरों में भी आ जाता है इसके बारे में कि वैक्सीन लगाने से विशेष प्रकार की एंटीबॉडी बनती है जो कि वायरस को तो नहीं रोक पाती, पर वायरस का सेल में एंट्री बढ़ा देती है, जैसे डेंगू में होता है। तो उस तरह की चीज़ें अभी कोविड में नहीं देखी गई, और ये जो दूसरी बीमारियां बताई हैं उनमें भी ऐसा नहीं होता, तो इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो डायबिटीज़ के मरीज को उनका पूरा प्रोटोकॉल तभी सेट होता है, सारा काम पूरा तरह से परफेक्ट। हमारी इच्छा होती है ना कि डॉक्टर साहब सारी जांचें करवा दीजिए, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। तो बस जांचें करवाने की नहीं है, जांचें तो आपके डॉक्टर को इलाज में मदद करती हैं, तो उसका निर्णय तो आपके डॉक्टर ही लेंगे। पर हमारा कर्तव्य क्या बनता है? हमारा कर्तव्य बनता है कि हम खाली पेट शुगर 100 के करीब रखें, भरी पेट शुगर 180 के अंदर रखें, और 3 महीने का एवरेज शुगर लगभग 7% रखें। और ये चीज़ें हो जाने के बाद हमारी अतिरिक्त जिम्मेदारी है हम आहार पे ध्यान दें, खाने पीने के अंतर के अलावा कसरत पे ध्यान दीजिए, और दवाइयाँ बराबर टाइम पे लीजिए, डॉक्टरी सलाह में रहिए। फिर आप बात आती है वैक्सीनेशन की, क्योंकि वैक्सीनेशन भी अगर हम कर लेते हैं तो बहुत सारी जटिल बीमारियां जो कि हमारे मित्रों को, हमारे भाइयों को कहीं ना कहीं परेशान कर रही है, हमें नहीं करेंगे। तो वैक्सीनेशन डायबिटीज़ में इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है, और इन चीज़ों को इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। अब बात आती है कि नाना प्रकार के प्रश्न आते हैं, कौन सा वैक्सीन बेहतर है। पहले तो कोवैक्सीन और कोविशील्ड के बारे में बात होती थी, अब एक और आ गया, स्पुतनिक। तीनों ही वैक्सीन अपनी अपनी परिस्थितियों में बेहतर हैं। अब आप बोलोगे डॉक्टर साहब ऐसा क्यों बोल रहे हो, अभी तो आपने एफिकेसी बताया कोवैक्सीन का 81% और कोविशील्ड का 62%, फिर आप दोनों को एक क्यों मान रहे हो? देखिए, जिन परिस्थितियों में ये शोध होते हैं उन परिस्थितियों में एफिकेसी थोड़ा सा 19-20 का अंतर आता है, पर वैक्सीन का अगर पैमाना देखना है तो एक तो वैक्सीन ने बीमारी होने से रोकना चाहिए। कोई भी वैक्सीन जिसकी एफिकेसी 60% से अधिक है वो बहुत अच्छी वैक्सीन है। दूसरी बात, उसने सीरियस बीमारी होने की परिस्थिति को लगभग 95 से 100% रोकना चाहिए, और अगर वो मौतें 100% रोके तो वो बिल्कुल परफेक्ट वैक्सीन है। तो आज की डेट की ये दोनों वैक्सीन्स में सीरियस बीमारी होना और मौतें होने की संभावना बहुत कम है। तो इस हिसाब से मैं ये बोलूँगा कि दोनों ही बेहतर हैं, जो आपको जिस परिस्थिति में उपलब्ध हो वो लगवाइए। स्पुतनिक भी एक अच्छी वैक्सीन है, उसका भी एफिकेसी लगभग 91% है। उसका भी सब दूसरी बात आती है कि ये डेल्टा वेरिएंट, बीटा अल्फा, बीटा डेल्टा गामा, बहुत सारे वेरिएंट आ गए। डेल्टा वेरिएंट के बारे में पूरा वर्ल्ड घबरा रहा है, पर यह हमारी जीत है कि उसको एक डेल्टा नाम दिया गया, इंडियन नाम नहीं दिया गया। ये उभरते हुए भारत की लक्षण है, क्योंकि म्यूटेशन तो कहीं से भी हो सकता है। तो जो डेल्टा वेरिएंट है उसके अगेंस्ट भी ये तीनों वैक्सीन्स आज की डेट में सिद्ध पाई जा रही हैं। ऐसा नहीं है कि डेल्टा वेरिएंट में इनका असर नहीं होता। तो हमें किसी भी प्रकार से घबराने की ज़रूरत नहीं है। वैक्सीन लगाने के बीच का अंतराल, इसके बारे में बहुत बात हो रही है। देखिए क्या है कि कोवैक्सीन के बारे में बड़ा क्लियर है, 4 से 4 हफ्ते का अंतर होता है, 1 महीने के अंतर में दोनों डोजेज लगते हैं। कोविशील्ड का भी लगभग ये था, पर बाद में शोधों में देखा गया कि अगर हम इसको
4 हफ्ते की जगह 12 हफ्ते में लगाएं, 9 से 12 हफ्ते में लगाएं तो ज़्यादा अच्छा एंटीबॉडी लेवल बनता है। तो फिर सरकार ने जब बहुत शोध देखे और सही में वो बात सिद्ध पाई गई, तब ये निर्णय लिया गया कि इसका अंतर बढ़ाकर 3 महीने कर दिया जाए। तो उसके 2 फायदे हुए, ज़्यादा लोगों को इंजेक्शन लगाने का मौका मिला और एंटीबॉडीज़ भी बढ़ रही हैं। तो हमें इसमें सब पे विश्वास करना चाहिए, शक नहीं करना चाहिए। क्या किसी ने कोवैक्सीन लगा ली तो वो कोविशील्ड लगा सकता है, या किसी को कोविशील्ड लग गई और वो कोवैक्सीन लगा सकता है अगली बार? इसके बारे में अभी कोई भी गाइडलाइन नहीं है। इसके बारे में मैं ये कह सकता हूँ कि नहीं लगा सकता, पर हाँ ऐसे शोध चल रहे हैं। एक शोध मेरी जानकारी में है, लंदन में चल रहा है। वहाँ पे कोविशील्ड और जो फाइज़र की वैक्सीन है, उन दोनों के बीच में एक पहला डोज कोविशील्ड का, दूसरा डोज फाइज़र का, इसके बारे में शोध चल रहा है, पर इसके बारे में अभी रिजल्ट्स आए नहीं हैं। एक शोध हिंदुस्तान में भी प्लान चल रहा है, उसके भी रिजल्ट्स भविष्य में आएंगे, पर जब तक नहीं आया है हमें यही मानना है कि एक ही प्रकार का वैक्सीन आप लगा सकते हैं। एक प्रश्न ये आ रहा है कि अगर शुगर 300 से ज़्यादा है तो वैक्सीन लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए? जरूर लगाना चाहिए। वैक्सीन लगाकर आपने अपने डॉक्टर से मिलिए। और शुगर नियंत्रित करना और वैक्सीन लगाना 2 अलग अलग विषय हैं, पर दोनों बहुत महत्वपूर्ण हैं। दोनों को नहीं छोड़ सकते आप। वैक्सीन भी लगाइए और 300 की शुगर डॉक्टर से मिलकर नॉर्मल कराइए। पर दोनों ही कंडीशन में आप ये बोलो कि 300 की शुगर जब नॉर्मल हो जाएगी तब लगाऊंगा, तो इतना समय बाय आउट करने की ज़रूरत नहीं है। ये आप अपने आप को खतरे में डालेंगे। इसलिए मेरा ये कहना है वैक्सीन लगाकर डॉक्टर से मिलिए, क्योंकि मैं पहली प्राथमिकता वैक्सीन को ही दे रहा हूँ। अगर किसी को बार बार हाइपोग्लाइसीमिया की शिकायत है तो क्या वो वैक्सीन लगा सकता है? माना हाइपोग्लाइसीमिया एक जानलेवा स्थिति है। जब भी हाइपोग्लाइसीमिया माने शुगर का कम होना, क्या होता है उसमें? ठंडा पसीना, घबराहट, थरथराहट, कपकपी, बहुत तेज भूख लगना। ऐसी परिस्थिति जब भी होती है तो हमारे डायबिटीज़ के मरीज को हमारी सलाह होती है मीठा खाइए। पर अगर ये बार बार हो रहा है तो वो अपने डॉक्टर से मिलेंगे, डॉक्टर आपका डोज तय करेंगे, ये नहीं होगा। पर इसका वैक्सीन से कोई संबंध नहीं है। दोनों ही चीज़ें साथ में चलने दीजिए। डॉक्टर से पहले मिल लीजिए। हाइपोग्लाइसीमिया हो रहा है तो वो एक्यूट इमरजेंसी हो गई, तो पहली प्राथमिकता आप डॉक्टर से आइए। हाइपोग्लाइसीमिया के लिए वो आपका डोज तय कर देंगे, दूसरे तीसरे दिन वैक्सीन लगा लीजिए। पर इसके लिए आपको बहुत दिन रुककर अपने आप को खतरे में डालने की आवश्यकता नहीं है। किडनी ट्रांसप्लांट हुए मरीज को वैक्सीन लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए? ये एक बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए, किडनी ट्रांसप्लांट लाखों करोड़ों में एक हाथ को होता है, तो किडनी ट्रांसप्लांट में ये जो उत्तर जो है स्पष्ट नहीं है। उत्तर ये है कि ट्रांसप्लांट वाले पेशेंट में वैक्सीन लगाने से कोई नुकसान नहीं है, पर वो किस प्रकार की इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग पे है, उसमें वाइसोलोन या स्टेरॉयड का डोज कितना है, ये उनके किडनी के डॉक्टर तय करेंगे। तो ये विशेष परिस्थितियाँ हैं। लाखों में कुछ ही लोग हैं जिनको किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, तो उनको अपने डॉक्टर से एक बार पूछ लेना चाहिए। पर बाकी सभी मरीज अगर केवल यही राह देखें कि हम डॉक्टर से पूछने के बाद मरीज वैक्सीन लगाएगा, तो उसमें मुझे ऐसा लगता है कि हम कहीं ना कहीं अपने को खतरे में डाल रहे हैं। तो स्पेशली मधुमेह में तो ऐसा ही है। तो एड्स के मरीजों को वैक्सीन के क्या दिशा निर्देश हैं? देखिए, एक रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होने वाली बीमारी है। इसके लिए बराबर दवाइयाँ चलती हैं नाको सेंटर से। अभी तक कहीं भी ऐसा नहीं आया है कि ये वैक्सीन लगाते हैं तो इनको नुकसान होता है। हाँ, ये हो सकता है कि इन मरीजों में वैक्सीन का उतना अच्छा रिजल्ट ना आए जितना आप में आएगा, ये दूसरे मरीज में आएगा जिनको एड्स नहीं है। ये एक अलग परिस्थिति है, इसके बारे में भी शोध चल रहा है। हो सकता है इनके लिए अप्रूवल आ जाए कि इनको 2 की जगह 3 शॉट्स लगाने पड़े, तो भविष्य में उसके लिए राह देखना पड़ेगा। पर इनकी भी मरीजों को वैक्सीन तो लगाना ही है, उसके लिए राह नहीं देखनी है। जो प्रेग्नेंट महिलाओं के बारे में तो हमने बात कर ली। महामारी के समय वैक्सीन का कोई दुष्प्रभाव तो नहीं है। देखिए, महामारी एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, इसका संबंध वैक्सीन से लगाने न लगाने से बिल्कुल भी नहीं है। अब महामारी के दौरान भी वैक्सीन लगा सकते हैं किसी भी प्रकार से, क्योंकि ये एक अवसर है। एक अवसर है। आपको ये नहीं मालूम कि आपको भविष्य में कब कोविड से सामना हो जाए, और कोविड अगर वैक्सीन लग गई तो हो सकता है, बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है, 100 में 80% चांसेस हैं कि आपको कोविड नहीं होगा। तो महामारी के दौरान भी अगर आपका नंबर आता है, आपके स्लॉट बुकिंग होती है, तो आप जरूर वैक्सीन लगाइए। थायराइड के मरीजों में वैक्सीन लगवा सकते हैं। थायराइड का दूर दूर तक वैक्सीन से कोई लेना देना नहीं है। परसों एक मरीज आया कि डॉक्टर साहब, मेरी थायराइड की गोली मैं खा रहा हूं, इसलिए मैंने सोचा आप जब तक नहीं बोलेंगे वैक्सीन नहीं लगाऊंगा। तो मेरा ये कहना था कि ये भ्रामक बात है। जिसने भी आपको बोला, थायराइड को लेकर डराया, वो गलत है। थायराइड का इलाज जरूर करिए। इलाज से, बीमारी से डरना आवश्यक है।
सही टाइम पे इलाज लेना ज़रूरी है, पर वैक्सीन का संबंध इससे बिल्कुल भी नहीं है। वैक्सीन भी लगवाइए, थायराइड की दवा भी लीजिए, सही मात्रा में लीजिए और खुश रहिए। अगर इंसुलिन ले रहे हो तो वैक्सीन किस समय लगाएं, कौन सी 2 सावधानियां बरतें। देखिए, इंसुलिन लेते समय आपको सावधानी यही बरतनी है कि नियम से इंसुलिन लगाएं, सही टाइम पे इंसुलिन लगाएं। हाइपोग्लाइसीमिया माने शक्कर लो होने के लक्षणों को अगर ऐसा हो रहा है तो डॉक्टर से मिलें, पर इसका वैक्सीन से कोई संबंध नहीं, वैक्सीन तो आपको लगाना ही पड़ेगा। तो बात आती है तीसरी लहर और बच्चों के बीच में। तो जल्दी ही हमारी सरकार एक दो वैक्सीन अभी स्टडी चल रही है इंडिया में ही, जिनको जल्दी ही अप्रूवल मिलेगा बच्चों के लिए, तो वो वैक्सीन बच्चों के लिए स्पेशली उपलब्ध हो जाएंगी। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। मुझे गर्व होता है कि हमारे यहाँ सरकार ने बिल्कुल सही समय पे सारी व्यवस्था करी है। तो ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये देश से संबंधित मुद्दा है, इसलिए मैं आपके सामने बड़ा खुलकर बोल रहा हूँ। तो अगर किसी मरीज की शुगर बढ़ने के कारण उसे गैंग्रीन हो गया है तो क्या वो भी वैक्सीन लगवा सकता है? देखिए, गैंग्रीन एक जटिल समस्या है, पर अगर गैंग्रीन के साथ इन्फेक्शन है, सेप्टिसीमिया है, मरीज भर्ती है अस्पताल में, तो मैंने आपको बताया किसी भी मरीज को जो सीरियस हालत में अस्पताल में भर्ती है, भले ही आईसीयू में नहीं है, उसको ठीक हो जाने के 2 हफ्ते के बाद ही वैक्सीन लगाना चाहिए। तो ये स्थिति आती है तो बहुत ज़्यादा ऐसा कोई बातें नहीं है। स्पेशली डायबिटिक मरीजों में तो मैं खास तौर पे कहूँगा कि डायबिटीज़ को मैं बहुत ज़्यादा जटिल बीमारी नहीं मानता, मैं डायबिटीज़ को रोज़मर्रा की बीमारी मानता हूँ, क्योंकि डायबिटीज़ और आपका साथ पति पत्नी के रिश्ते से भी गहरा है। कई बार लोग बड़े शॉक्ड हो जाते हैं जब मैं ऐसा बोलता हूँ, पर ये सच है। आप जब तक जीवित रहेंगे टाइप 2 डायबिटीज़ आपके साथ रहेगा, पर टाइप 2 डायबिटीज़ एक बहुत बड़ी बीमारी नहीं है। यहाँ आपको चाहिए समझदारी, आप अपने डॉक्टर की सलाह में रहिए, वो एक आपको बहुत अच्छे तरीके से बताएंगे। मेरे मरीज सारी चीज़ें खाते हैं, सही मात्रा में खाते हैं, उनको बोध होता है कि कहाँ रुकना है। तो ये जो चेक है, कंट्रोल का डंडा, ये मेरे मरीज के हाथ में होता है, उनके रिश्तेदारों के हाथ में नहीं देता मैं। और फिर वो नियमित अपने डॉक्टर से मिलते हैं, उनकी शक्कर कम नहीं होती, ज़्यादा नहीं होती, एक सीमित दायरे में बनकर रहती है। और कॉम्प्लिकेशंस के लिए वो साल में 1 बार जांच कराते हैं, आंखों का पर्दा, गुर्दा और पैरों की नसें। अगर ये 3 चीज़ें आप साल में 1 बार देख लेते हैं और अपनी शुगर खाली पेट लगभग 100 के करीब, भरे पेट 180 के अंदर और 3 महीने का एवरेज लगभग 7% के करीब रखते हैं, तो इसका मतलब है आप अपने डायबिटीज़ की बीमारी के साथ न्याय कर रहे हैं। और जब आप इस स्थिति में हैं तो क्यों ना हम वैक्सीन भी लगवाएं और वैक्सीन लगाकर अब ये सुनिश्चित करें कि लंबे समय तक हम एक खुशहाल जीवन जिएंगे। आशा है मेरी बातों को आप ध्यान से सुनेंगे और आपको बातें पसंद आएंगी। धन्यवाद, शुभकामनाएं।